स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं काव्यशास्त्र की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? ए कह रहे 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं। तो उन्होंने इसके किए हैं। विकल्प ए सही होगा। प्राथमिक और द्वितीयक दो भेद उन्होंने किए हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि कल्पना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, कल्पना कवि को संप्रेषण में और पाठक को ग्रहण में सहायता करती है। बी, कल्पना रस में विभाव का स्वरूप खड़ा करने का काम करती है। सी कह रहा है कि कल्पना द्वारा अलंकार में प्रस्तुत विधान का सारा कार्य संपन्न होता है। और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, कल्पना के संदर्भ में ये जितनी बातें लिखी हैं सभी सही हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में कल्पना का सर्वप्रथम विचारक इनमें से कौन है? ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, डॉक्टर नगेंद्र, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में कल्पना का सर्वप्रथम विचारक जो है वो आचार्य शुक्ल को माना जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि फंटेसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा है कि फंटेसी में मन के निगूढ़ तत्व उद्भासित होते हैं। बी कह रहा है कि इसमें अनुभूत जीवन समस्याएं प्रक्षेपित होती हैं। सी कह रहा है कि इसमें जीवन जैसी स्थितियों की हम कल्पना करते हैं वे भी प्रक्षेपित होती हैं। और डी कह रहा है कि फंटेसी में यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो कथन असत्य है इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। ये इसमें असत्य है। फैंटेसी में यथार्थ की अनुभूत अभिव्यक्ति होती है, ऐसा एकदम नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ जो है आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि ऐसी कल्पना जो तर्कशुद्ध नहीं है और एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम को हम कहते हैं। ए कह रहा है फैंटेसी, बी बिंब, सी मिथक और डी कल्पना। तो इसे जो है फैंटेसी कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। छठवीं सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके मन में निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है? ए कह रहा है बिंब, बी फैंटेसी, सी मिथक और डी कल्पना। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, फैंटेसी। बात करते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है? ए नागार्जुन, बी अज्ञे, सी मुक्तिबोध और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा कि हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? तो जिसने किया है वो मुक्तिबोध है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। आठवीं सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल में कह रहे हैं कि कामायनी को फैंटेसी किसने माना? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह और डी मुक्तिबोध। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि कामायनी को फैंटेसी जो है वो किसने माना है? तो मुक्तिबोध ने माना। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि नवलेखन में वह प्रचलित शब्द इनमें से कौन है जो व्यक्ति की अपनी विशेषता के कारण उसे आज के समाज से अपरिचित जैसा बना देती है? ए कह रहा है अजनबीपन, बी अंतर्विरोध, सी विखंडन और डी कह रहा है कि विसंगति। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, नवलेखन में वो जो शब्द प्रचलित है उसे अजनबीपन कहा जाता है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि जहाँ किसी कथन में परस्पर विरोध शब्द हों तो उसे समकालीन समीक्षा में हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। ए विसंगति, बी अंतर्विरोध, सी विडंबना और डी अजनबीपन। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, उसे अंतर विरोध कहा जाता है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आज के जीवन की एक स्थिति जहां प्रत्येक मूल्य या धारणा का ठीक उलट रूप दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति को समीक्षा में हम क्या कहते हैं? ए विखंडन, बी विडंबना, सी विसंगति और डी अजनबीपन। तो आपको बताता है कि ऐसी स्थिति को हम समीक्षा में क्या कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति को समीक्षा में विसंगति कहा जाता है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? ए अरस्तु के अनुसार काव्य अनुकरण का अनुकरण है अतः मिथ्या है। बी अरस्तु का मत पूर्णतः काव्य विरोधी है। सी अरस्तु का काव्य सिद्धांत औचित्यवाद है। और डी करे कि अरस्तु ने महाकाव्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है। ट्रेजेडी की तुलना करते उसने अनुसांगिक रूप से महाकाव्य पर विचार व्यक्त किया है। तो आपको ये बताना कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो इसमें सही विकल्प डी हो जाएगा। अरस्तु ने महाकाव्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, बल्कि उसने अनुसांगिक रूप से महाकाव्य पर अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि काव्य के संबंध में जो भी उचित हो उसको ग्रहण कर लेना और जो अनुचित हो उसे त्याग देना, इनमें से कौन सा वाद है? आपको ये जो है वो बताना है। ए औचित्यवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी अनुकरणवाद और डी कह रहा है कि उदात्तवाद। तो आपका इसका उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस तरह के वाद को औचित्यवाद कहा जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि होरेस ने काव्य हेतुओं में प्रमुख माना है। ए अभ्यास, बी प्रतिभा, सी व्युत्पत्ति और डी अनुकरण। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए होरेस ने काव्य हेतुओं में प्रमुख जो है वो अभ्यास को माना है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत कौन सा है? ए दैवी सिद्धांत, बी विरेचन सिद्धांत, सी औचित्य सिद्धांत और डी उदात्त सिद्धांत। तो आपको बताना है कि होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत कौन सा है। तो उसका सिद्धांत औचित्य सिद्धांत है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए जेम्स एबॉट मैकलीन व्हिसलर ने, बी एस ई स्पनगार ने, सी कैरोलिन स्पर्जन ने और डी चौक दरिदा ने। तो आपको बताना है कि कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका विकल्प जो है वो आपका ई इसके सही हो जाएगा। जेम्स एबॉट मैकलीन व्हिसलर ने जो है कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किया। करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है। ए अरस्तु, बी क्रोचे, सी लोंजाइनस और डी हीगेल। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, क्रोचे। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कला के लिए कला का प्रबल विरोधी इनमें से कौन है? ए सुकरात, बी होरेस, सी बर्नार्ड शॉ और डी रिचर्ड्स। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए कला के लिए कला का जो प्रबल विरोधी है वे बर्नार्ड शॉ हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थन करती है? ए उपयोगितावादी, बी प्रगतिवादी, सी मार्क्सवादी और डी अस्तित्ववादी। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए कलावाद का समर्थन अस्तित्ववादी विचारधारा करती है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पेरिप्सूस किसकी रचना है? ए अरस्तु, बी होरेस, सी क्रोचे और डी लोंजाइनस। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि पेरिप्सूस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो पेरिप्सूस जो है वो लोंजाइनस की रचना है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लोंजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था जो निम्नांकित में से किस नाम से विख्यात है? ए उदात्तवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी विरेचनवाद और डी औचित्यवाद। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जिस तत्व का प्रतिपादन किया उसका नाम उदात्तवाद है। तो विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो गया। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि काव्य में औदात्य बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? ए वायाडंबर, बी गरिमा में रचना विधान, सी शब्दाडंबर और डी लय की अस्वस्थता। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा कि काव्य में औदात बढ़ाने वाला तत्व क्या है। तो है गरिमा में रचना विधान। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? ए साधु भाषा, बी विचारोद्भावना की क्षमता, सी अति संक्षिप्तता और डी समुचित अलंकार।
तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अति संक्षिप्तता। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे कि लोनजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे कहा है? ए गरिमा में रचना विधान, बी अलंकार योजना, सी उत्कृष्ट भाषा शैली और डी महान विचारोद्भावना। तो आपको बताना है कि लोनजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि जो है वो किसे कहा है? तो उन्होंने महान विचारोद्भावना को कहा है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे कि लोनजाइनस के काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? आपको बताना है कि लोनजाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? ए आनंदानुभूति, बी उपदेशात्मक, सी चिंतन परकता और डी यथार्थ बोधकता। तो आपको 25वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आनंदानुभूति हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।